Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. आज हम कर रहे हैं BD चौरासिया वॉल्यूम 1 से चैप्टर नंबर 7 जो कि अपर लिम्ब के कुटेनियस नर्व्स, सुपरफिशियल वेन्स और लिम्फैटिक ड्रेनेज को डिस्कस करता है. नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसका रीजन ये है कि इट्स अ रिकैप चैप्टर फॉर यू और ये अलग से चैप्टर देने की एक वजह यही है कि पूरे अपर लिम्ब में अब अगर आप अपर लिम्ब पूरा मेरे चैनल पे देख चुके हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने सारे रीजन्स ऑफ अपर लिम्ब मेरे साथ कर लिए हैं. सो यू नो कि हैंड में क्या क्या चीजें हैं, फोर आर्म में क्या है, आर्म में क्या डिटेल्स हैं, एक्सिला, स्कैपुलर रीजन. सो हमने ऑलरेडी पूरा अपर लिम्ब किया हुआ है. नाउ इट्स अ वेरी गुड टाइम टू रीकैप कि पूरे अपर लिम्ब की जो कुटेनियस सप्लाई है वो क्या है. बिकॉज देखें, जब कभी आप कोई पेशेंट डील करते हो तो उस पेशेंट को आप जब फिजिकली एग्जामिन करते हो तो वन ऑफ द एग्जामिनेशन इज द कुटेनियस नर्व एंड सेंसरी सप्लाई एग्जामिनेशन, जिसमें आप चेक करते हैं कि डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इंटैक्ट है या उसमें कोई गड़बड़ है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके अपर लिम्ब का कौन सा रीजन. सो इफ यू फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम, सो यू मस्ट for sure know कि if you are looking at the palmar region on the medial side तो कौन सी नर्व सप्लाई करती है उधर. अगर आप रेडियल साइड की बात कर रहे हैं तो 1 2 3.5 डिजिट्स कौन सी नर्व सप्लाई करती है. सो these sort of information are super important. Otherwise आपका पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट है. एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इट. तो बेसिकली मैं आपको स्टार्ट में ही जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि इस चैप्टर में अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आगे आने लगी है ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये ऐसा नहीं है कि हमने ये पहले पढ़ा नहीं है और आपकी पहली दफा पढ़ने जा रहे हैं. सो वी हैव discussed कि what is the cutaneous supply of the palm जब हम hand पढ़ रहे थे. We have discussed what is the cutaneous supply of the forearm जब हम forearm की वीडियो कर रहे थे. लेकिन यहाँ इस वीडियो में ये सारी चीजें कंबाइन हैं. तमाम वेन्स का एक दफा दोबारा रिकैप है और सारे लिम्फैटिक ड्रेनेज का. So going to be a super important chapter जिसमें ये तीनों चीजें हमने रिवाइज करनी है. कुटेनियस नर्व सप्लाई, वेनस सप्लाई, सुपरफिशियल एंड लिम्फैटिक ड्रेनेज. आइए स्टार्ट करते हैं. द सुपरफिशियल फेशिया सीन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्किन contains cutaneous nerves, cutaneous और superficial veins and lymphatic. यानी अगर स्किन हटा दें तो superficial fascia में nerves मिलेंगी, veins मिलेंगे और lymphatics मिलेंगे. The cutaneous nerves are continuation of the spinal nerves and carry the sympathetic fibers for supplying the sweat glands, arterioles and dermis and erector pylori muscles to the hair follicles as well. So these cutaneous nerves are actually very important. Thus the effects of sympathetics on the skin are pseudomotor, which means increasing the sweat secretion अगर sympathetic stimulation है. Vasomotor यानी they narrow the arterioles of the skin, vasoconstriction. Pilomotor यानी contraction of the erector pylori muscle to make the hairs erect. ये सारा sympathetic action है. The nerves also carry sensation of pain, touch, temperature, pressure. So जो cutaneous nerves हैं जिनका हम अभी जिक्र करेंगे थोड़ी देर में, they are not only carrying the sensory fibers, pain, pressure, temperature के लिए, but they are also carrying autonomic fibers. So they are also carrying sympathetic fibers, okay, to very important parts of your body. So for example, upper limb में जितने भी sweat glands हैं, upper limb में जितनी भी arteries हैं, upper limb में जितने भी hair follicles के साथ erector pylori muscles attached हैं, they are all supplied by the sympathetic system via the superficial nerves. So these are very important to study. Superficial veins जो हैं, they are seen along with the cutaneous nerves and they are visible in the upper limb. These are utilized for giving intravenous infusions, cardiac catheterization, taking the blood sample. Very important point. देखें आपके upper limb में, अब मैं अगर upper limb इस तरह से ये arm है और ये forearm है और फिर ये आपका hand है, so यहाँ पे एक vein होती है median cubital vein. This is the very important vein for putting up a needle in there. उस नीडल से आप ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं, उस नीडल से आप इंजेक्शन दे सकते हैं इस पेशेंट को. इस नीडल से आप एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी डाल सकते हैं जो डायरेक्टली हार्ट तक पहुंच जाती हैं, राइट एट्रियम तक. कैथेटराइजेशन इसको हम कहते हैं. सो दिस वेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपर लिम्ब में, ये मालूम होना आपको बहुत जरूरी है. दे आर यूटिलाइज्ड क्लिनिकली. इनफैक्ट जो मीडियन क्यूबाइडल वेन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एज फार एज द क्लिनिकल डीलिंग ऑफ द पेशेंट्स इज कंसर्न. बिकॉज ये जो पेशेंट जब भी देखो डायरिया है, वॉमिटिंग है, आपको ड्रिप लगानी है पेशेंट को, तो आपने कैनुला लगाना है, इंट्रावेनस इंजेक्शंस देने हैं, तो उन तमाम कंडीशन में आपको कोई ऐसी वेन चाहिए जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो, जो कि इजीली एक्सेसिबल हो. एंड मीडियन क्यूबाइडल वेन इज एक्चुअली वन ऑफ देम. इट्स अ वेरी इजीली अवेलेबल वेन. ओके, सो दैट्स यूज्ड क्लिनिकली. हम पढ़ेंगे जब इसकी बात करेंगे. अब
इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। ऑब्वियसली 3 चीजें डिस्कस करनी है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, बहुत ही ज्यादा खिचड़ी लग गई है यहाँ पे। सो द फर्स्ट थिंग इज द कुटेनियस नर्व, नंबर 1। सेकंड थिंग इज द सुपरफिशियल वेन हम डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज का है। तो पहली चीज जो स्टार्ट हो रही है दैट इज द कुटेनियस नर्व। अच्छा, अब कुटेनियस नर्व को करने का और इसको एक्चुअली रिवाइज करने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो है टू लुक एट द डायग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम देख लो, समझ लो, याद कर लो, मैं कहूंगा कि रट्टा लगा लो, और एक दफा जब ये काम कर लिया तो फिर ये टेक्स्ट जब पढ़ोगे ना तो आपको ये हलवे की तरह याद होगा। ये टेबल जब पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। सो फॉर एग्जांपल, इसको आप अपर लिम्ब को जैसे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हो ना, ऐसे वहां इस टेबल में डिवाइड किया हुआ है। देखें, आर्म में फोर आर्म, पाम, डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड द डिजिट्स, और उनकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नर्व्स की दी हुई है, कुटेनियस नर्व्स की। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कोई एग्जांपल के तौर पे आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। सो अगर हम डिजिट्स की, आपके पास 5 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 एंड 5, ये थंब है फॉर एग्जांपल। तो ये टोटल 1 2 3 4 और 5 ये लिटिल फिंगर है। सो दैट्स लिटिल फिंगर एंड दैट्स द थंब। सो ये आपकी 5 डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स में जो लेटरल 3.5 डिजिट्स हैं, द लेटरल 3.5 डिजिट्स यानी थंब, नंबर 2, नंबर 3 और इस फिंगर का आधा। सो ये जो लेटरल 3.5 डिजिट्स हैं, दे आर सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व और कौन सा रूट वैल्यू है, C7, और जो मीडियल 1.5 फिंगर है दैट इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ द अल्नार नर्व, C7 और C8 रूट वैल्यू। अब डायग्राम देखें। सो दिस इज द डायग्राम फॉर एग्जांपल। ओके, अब यहाँ पे thumb side, this is the 1 2 3 3.5। सो यहाँ पर भी हमने ये देखा था टेबल में कि लेटरल 3.5 डिजिट। सो यहाँ पर इस डायग्राम में लेटरल, ये पार्ट लेटरल है, ये पार्ट मीडियल है। क्यों बता बता के थक गया हूं ना अपर लिम्ब की वीडियोस में कि लेटरल पार्ट जो थंब की तरफ होगा। सो 1 2 3 3.5 डिजिट्स ये सप्लाइड हैं बाय द मीडियन नर्व, और मीडियल 1.5 डिजिट इज दिस पर्पल एरिया इज सप्लाइड बाय द ulnar nerve। So median nerve, ulnar nerve, median nerve, ulnar nerve, यहाँ भी यही लिखा है, देखें, median nerve, ulnar nerve and root values। So अगर आपने ये डायग्राम याद कर रखी है, so palm is done। Palm is basically largely supplied by 2 nerves, median nerve की ब्रांच और ulnar nerve की ब्रांच। एक छोटा सा पोर्शन है पाम में which is towards the very lateral side, rather going towards the dorsum as well, and that part is supplied by the radial nerve। So पूरे पाम की cutaneous nerve supply आपको याद हो गई, इतनी सी बात है। अब आपकी टेबल पढ़ लो या डायग्राम देख लो या टेक्स्ट पढ़ लो, सारी चीज यही लिखी हुई होगी। मेरा सजेशन ये है कि अपनी सीक्वेंस ये रखें। नंबर 1, मैं इसको लिख देता हूं यार, रट्टाफाई द डायग्राम। ठीक है, रट्टाफाई द डायग्राम्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको डायग्राम रट्टा लगानी पड़ेंगी। देन इफ यू वांट, रीड द टेक्स्ट एंड टेबल। सो अगर आपने ये सीक्वेंस रखा हुआ स्टडी का, देन यू विल बी फाइन। ठीक है, अब आ जाओ जरा फोर आर्म पर। यहां से लेके यहां तक ये सारा क्या है, दिस इज ऑल द फोर आर्म ना। फोर आर्म का भी लेटरल साइड है और मीडियल साइड है। पूरे का पूरा फोर आर्म का जो लेटरल साइड है, इट इज सप्लाइड बाय द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, और पूरे के पूरे आर्म का जो फोर आर्म का जो मीडियल साइड है, इट इज सप्लाइड बाय द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। अब जरा टेबल देख लेते हैं। वेयर इज द फोर आर्म, दिस इज द फोर आर्म। फोर आर्म medial side, medial cutaneous nerve of the forearm, lateral side, lateral cutaneous nerve of the forearm, और जो posterior side है, back side, posterior cutaneous nerve of the forearm। और ये जो मैं देख रहा था, this is the front, क्योंकि यहाँ पे palm दिख रहा है ना आपको, तो ये ventral surface है। हाथ को उल्टा कर दो तो ये dorsal surface है। dorsal surface का भी जो lateral part है, वो lateral cutaneous nerve of the forearm से supply हो रहा है। जो medial part है वो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पोस्टीरियर कुटेनियस। सो अगेन अगर आपने ये डायग्राम देख ली तो हाथ को आपने डायग्राम में ना अलट पलट के दोनों तरफ से देखना है। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई वर यू, मैं आपकी जगह ये पढ़ रहा होता अगर अपने स्टूडेंट लाइफ में, एंड दिस इज व्हाट आई डिड एक्चुअली व्हेन आई वाज डूइंग माय MBBS। सो मैं कुटेनियस सप्लाई ऐसे याद करता था कि पहले एक रीजन पकड़ा कि यार पाम के बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है, हैंड की बात करूंगा मैं। सो हैंड की फ्रंट सरफेस से क्या नर्व सप्लाई है, और अब हाथ को अगर मैं उल्टा कर दूं तो बैक साइड से क्या नर्व सप्लाई। सो लुक एट द पोस्टीरियर पोर्शन। डॉर्सल साइड पे जो लेटरल 1 2 एंड 2.5, सो लेटरल 2.5 इज सप्लाइड बाय द रेडियल, लेकिन उनकी जो टिप रीजंस हैं, द टिप्स आर सप्लाइड बाय द मीडियन।
और अगर मैं डॉर्सल साइड के मीडियल 1-2.5 की बात करूं तो दिस इज सप्लाइड बाय द अल्ना, लेकिन पहली यानी डिजिटी मिनिमी जो है, जो छोटी लिटिल फिंगर है, ये तो पूरी की पूरी सप्लाई हो रही है बाय द अल्ना नर्व, लेकिन उसके बाद जो दो फिंगर्स हैं उनके कुछ पोर्शंस आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व एज वेल। सो अगर मैंने ये याद कर लिया हैंड को दोनों तरफ से, तो अब मैं मूव करूंगा फोर आर्म की तरफ। फोर आर्म वेंट्रल साइड से दो नर्व सप्लाई कर रही हैं और फोर आर्म बैक साइड से तीन नर्व सप्लाई कर रही है, 1, 2 and 3। सो वंस आई रिमेंबर दैट, नाउ आई मूव टू दी आर्म रीजन। आर्म रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ी सी तवज्जो देके मैं इसको इजीली ग्रैब कर सकता हूं। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल मोस्ट साइड, ये मीडियल साइड पे एक स्ट्रिप है, इट इज सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टोब्रेकियल। उसके बाद एक स्ट्रिप है विच इज सप्लाइड बाय द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, एंड देन देयर इज अ स्ट्रिप विच इज कंटिन्यूअस विद द फोर आर्म, एंड दिस इज द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। और फिर लेटरल साइड पे दो स्ट्रिप्स हैं। अपर स्ट्रिप इज सप्लाइड बाय द अपर लेटरल कुटेनियस नर्व, इसीलिए इसका नाम अपर स्ट्रिप मैंने कहा, और जो लोअर है वो लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व। सो 1, 2, 3, 4 and 5। सो यहाँ ये पूरा फ्रंट रीजन है, दिस इज ऑल द फ्रंट रीजन ऑफ योर अपर लिम्ब। फ्रंट रीजन में अगर मैं पाम और या हैंड की बात करूं तो टेक्निकली तीन नर्व्स हैं, 1, 2 और 3। सो 3 nerves here, 2 nerves in the forearm, 5 nerves in the arm, and then the deltoid region is supraclavicular, only 1 nerve. Easy है यार, कौन सा मुश्किल काम है इसके अंदर। और अब मैं बैक साइड से देखूंगा कि हैंड के डॉर्सल साइड पे 1, 2, 3 different types of nerves are supplying there. 3 nerves on the back side of the forearm, and if you look at the arm now, starting from the medial side, there's a medial strip, then there is a lateral strip, and then there are only 2 upper and lower parts. Upper lateral cutaneous nerve of the arm, and this one is the posterior cutaneous nerve of the arm, which continues in the forearm. So spend some time guys on the diagram. एक दफा आपने डायग्राम याद कर ली तो ये सारा टेक्स्ट वही है जो अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया है। देखिए ना, आर्म की बात हो रही है, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। सो दिस इज आर्म, आर्म का अपर मीडियल, लोअर मीडियल। इजी है अगर आप एक दफा डायग्राम को समझ लोगे, दिस टेबल बिकम्स इजी फॉर यू टू ग्रैब, ओके। और यही सब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी है। स्किन ऑफ द अपर लिम्ब सप्लाइड बाय द 15 सेट ऑफ cutaneous nerves, जो टेबल में आउटलाइन है। Out of these, only one set, supraclavicular, is derived from the cervical plexus, and the another nerve, intercostobrachial, is derived from the second intercostal. बाकी सारी की सारी जो 13 set of nerves हैं, they are derived from the brachial plexus. So the majority of the superficial cutaneous nerve supply of the upper limb is coming from the brachial plexus. ठीक है? It should be noted as follows: the area of distribution of the peripheral cutaneous nerve do not necessarily correspond to those of the individual spinal segment. That's an important point. Spinal segment is a different game. Nerve supply is a different game. अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ ये बात. Adjacent areas of the skin supplied by different cutaneous nerve overlap with each other to considerable extent. ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसके बाद वो नहीं, उसके बाद वो नहीं. There is a considerable overlap. In both upper limb and lower limb, the nerves of the anterior or the flexure compartment have a wider area of distribution than those supplying the posterior surface. So even if you look at the diagram here, हर जगह फ्रंट पे कम nerves आपको मिलेंगी, फ्रंट पे, बैक पे शायद ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। So that's a general arrangement, लेकिन ये rule of thumb नहीं है। Now individual cutaneous nerve from above downward are described below. Supraclavicular nerve, root values are important, boss. इस डायग्राम में रूट वैल्यूज नहीं बताएंगे। सो ये सुप्राक्लेविकुलर है तो ये आपको पता होना चाहिए, इट कम्स फ्रॉम C3 C4 ना। ये अगर नहीं पता तो फिर यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद करना पड़ेगा। अपर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म C5 6। सो रिमेंबर द नेम ऑफ द नर्व एंड द रूट वैल्यू एंड द एरिया इट डिस्क्राइब्स। एरिया याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप डायग्राम याद करो, तो फिर ये सारा टेक्स्ट आप पढ़ते जाओ, मजे ले लेके आपको समझ में आता जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सारी नर्व्स इसी तरह है। अल्नर नर्व, उसकी रूट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी रूट वैल्यू सप्लाई कर रही है टू दी पाम एंड टू द डॉर्सम, and that's the way, that's the only way to remember these things, okay। अच्छा, फिर जब ये कर लो, ये this is very important ना, by the way, आपको सुपर डुपर वैल्यू की है। ये सारी जो नर्व्स हैं, 15 नर्व्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 13 तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में से आ रही हैं, बाकी 1-2 इधर उधर से आ रही हैं, बट नाम और डिस्ट्रीब्यूशन, यार इस डायग्राम पे मैं कहता हूँ 30 मिनट्स लगा लो, इसको याद कर लो, इसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ऐसे कर लो कि खुद से ड्रॉ कर सको। अगर आपने ये कर लिया ना, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपकी अपर लिम्ब की जो नर्व सप्लाई है उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। सुपरफिशियल नर्व सप्लाई की बात कर रहा हूँ। नाउ व्हाट आर डर्मेटोम्स? इट इज द एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय वन स्पाइनल सेगमेंट and it is known as a dermatome. A typical dermatome extends from the posterior median line to the anterior median line around
द ट्रंक. अपर लिम्ब में लेकिन डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन का एक झमेला ये है कि इन द अपर लिम्ब द डर्मेटोम्स हैव माइग्रेटेड रादर इररेगुलरली सो दैट द ओरिजिनल यूनिफॉर्म पैटर्न is actually disturbed. और उसका रीजन बेसिकली ये है कि if you look at the embryological development of the upper limb, it appears as an upper limb bud. और फिर ये जो बड है ये ग्रो करती है. सो यहाँ से जो डर्मेटोमल डर्मेटोम्स गो दिस वे कि जिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो में कोई ऑर्गन स्टार्ट होता है बनना, वहां से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है नर्वस वो कैरी ऑन होती है. सो अपर लिम्ब एज अ बड ग्रो करता है और फिर वो इलोंगेट होता है. सो द होल पैटर्न इज काइंड ऑफ वेरी मच डिस्टर्ब. सो यू डोंट हैव टू मच spend your time and your head around understanding what's going on. So ये डायग्राम है इसमें बेसिकली जो आपने याद रखनी है. So if you ask me to cut the long story short, that is the diagram. So there are two aspects, anterior aspect and then the posterior aspect. So for example, this is the dorsum of your upper limb and this is the ventral side of your upper limb. So if you remember this, C3, C4, then 5 and 6 ka strip, then 7, 8, T1, T2. And this is not easy. I would not spend more than 5 minutes remembering this particular diagram. C3, C4, 5, 6, 7, 8, T1, T2. Okay? And at the back side, this is the dorsum, C3, C4, C5, C6, 7, 8, T1 and T2. Easy peasy stuff. So just remember this diagram and you are good for the rest of your life, I would say. Don't worry about things which are confusing. Try to make life easier. Now, embryological basis, the early human embryo shows regular segmentation of the body. Each segment is supplied by corresponding segmental nerve. लेकिन थोड़े अरसे के बाद ये सब उथल पुथल हो जाता है because birds निकलती हैं, वो ग्रो करना शुरू करती हैं and then the story घूम जाती है सारी. Important features: the cutaneous innervation of the upper limb is derived mainly from C5 to C8 and T1 of the spinal cord. So अगर आप डायग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यही रीजन है सारे. देखें C3, C4, C5, C6, 7, 8, T1 यही रीजन्स हैं. So these are the numbers. Main distribution is C5 to C8, although some strips on the deltoid region C3, C4 से भी आ रहे हैं, but major is from C5, partly from the overlapping segment of from the C3, C4. So यही मैं अभी बात बता रहा था कि ऊपर जो deltoid region है वहाँ C3, C4. Since the limb bud appear on the ventrolateral aspect of the body wall, it is invariably supplied by the anterior primary rami of the spinal nerves as well. That's because of the structural mechanics of how the limbs are developed. There is very, by the way, इस जुमले का मतलब ये हुआ कि आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. ये सब you can just leave these things, you are fine. Just remember this particular diagram. This is something that you cannot get away with. इसको नहीं छोड़ सकते हैं, okay? बाकी ये सब is okay. Now, clinical stuff: the area of sensory loss of skin following injuries of the spinal cord or the nerve roots conforms to the dermatome. यानी you can easily, if यहाँ पे इस स्ट्रिप पर posterior side of the arm का lateral side जो है इस पर अगर sensory loss है, think about something wrong in C5. It's as simple as that. ठीक है. Spinal segments do not lie opposite to the corresponding vertebrae. ये important point है. यानी ये आपके हाथ का region C5 और कहाँ C5 तो cervical region इधर होना चाहिए था. तो आप बोले यार C5 तो गर्दन में होता है, हाथ में कहाँ supply कर रहा है. But that's how it is. Okay. So don't worry about these things. Now, spinal segment C1 to C8 and spine of vertebrae C1. ये वाला discussion जो है ना, it requires a little more time. मैंने स्पाइनल नर्व्स अलग से पढ़ाई हुई है. सो गो वॉच माय जनरल एनाटॉमी वीडियो ऑन नर्वस सिस्टम. ये मैं इसका लिंक भी दे देता हूं अगर आप लोग कहें, वरना मेरी अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने जनरल एनाटॉमी के लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं. तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि स्पाइनल सेगमेंट जो है और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द स्पाइन ऑफ द वर्टिब्री क्या है. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, ओके, क्योंकि ये ऐसे है कि एक वर्टिब्री अगर इधर है और दूसरी वर्टिब्री इधर है, उसके बीच में से वो स्पाइनल नर्व निकल. सो दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम. तो ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा बिकॉज ये प्राइमरी aspect है नहीं अभी मेरे इस वीडियो का. We are talking about cutaneous nerves, not the spinal nerve distribution. So I'm gonna go ahead with this. Let's start talking about the superficial veins. Now the next very important section is the superficial veins of the upper limb. Again मैं यहाँ पे वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने cutaneous nerves के वक्त की थी, कि ये सारा जो अब हम पढ़ने लगे हैं ये डिफरेंट वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. सो यहाँ पे ये सारा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस रीकैप of all the veins that we have discussed. क्योंकि देखें हमने हैंड पे वीडियो अलग की है,
तो हैंड में जो वेन्स थी वो हैंड में हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर स्टडिंग दिस। बिल्कुल इसी तरह फोर आर्म में जितनी सुपरफिशियल वेन्स हैं वो हम कर चुके हैं। देन आर्म की सुपरफिशियल वेन्स हम कर चुके हैं। हियर इज अ रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन। और ये एक्चुअली होना ऐसे ही चाहिए, जब भी आप कोई रीजन पूरा कर लें तो एट द एंड ऑफ द डे आस्क योरसेल्फ कि आपको उस पूरे रीजन की नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फैटिक ड्रेनेज, बोन्स, मसल्स सारे आने चाहिए। सो दिस recap is very important. So the superficial veins of the upper limb assume importance in medical practice because these are most commonly used for intravenous injections and for withdrawing blood for testing. So ये दो important features हैं जिसकी वजह से upper limb की जो veins हैं वो और super duper important हो जाती हैं। So if you look at the diagram, ये देखें ये diagram, this is the vein जहां से आप blood निकालते हैं। आप गए होंगे कभी या किसी आपने जगह पे देखा होगा या वार्ड्स में या किसी अपने घर से सीनियर को लेके गए होंगे ब्लड ड्रॉ करने के लिए लेबोरेटरी में। सो दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज वेन जिसमें सिरिंज डाल के वैक्यूटेनर डाल के ब्लड ड्रॉ किया जाता है। वी कैन यूज अदर वेन्स एज वेल। फॉर एग्जांपल डॉर्सम ऑफ द हैंड में भी ये वेन्स होती हैं, काफी प्रोमिनेंट होती हैं, यहां से भी ब्लड ड्रॉ होता है। सो वन is to draw the blood. Upper limb veins are very commonly used. तो ये इसकी एक importance है। And number two, for intravenous injections. आपने देखा है कि intravenous injection के लिए what we use in the clinics is a cannula. Cannula इन veins में commonly लगाते हैं या इस vein में। So जो prominent vein होती है upper limb की उसमें cannula लगाया जाता है, उस पर drip वगैरह या injections वगैरह। For these two reasons, upper limb की जो veins हैं they are super important. Okay? तो आपको पता होना चाहिए पूरा जो वेनस आर्किटेक्चर है अपर लिम्ब का उसमें कौन कौन सी वेन्स शामिल है। देयर आर सम जनरल रिमार्क्स अबाउट द वेन्स एंड लेट्स सी व्हाट आर दोस जनरल रिमार्क्स। मोस्ट ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लिम्ब जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टू लार्ज वेन्स, cephalic एंड basalic। नाउ ये अपर लिम्ब में ऑब्वियसली स्टोरी ये है, इसकी वेनस ड्रेनेज को याद रखने का मामला ये है कि स्टार्ट फ्रॉम द हैंड से आपको ये तमाम वेन्स का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए एंड देन यू हैव टू मूव अपवर्ड। क्योंकि देखो जब कभी वेनस ड्रेनेज की बात आती है, सो दिस इज द अपर लिम्ब ऑफ अ पर्सन एंड let me draw here, let me change the color so that this is more relevant. So here in the chest cavity will be the heart. So here is the heart, okay? And the blood has to go from the periphery towards the heart. यही होता है ना वेनस ड्रेनेज। अगर आर्टीरियल सप्लाई होती तो हम कहते हैं फ्रॉम द हार्ट टू द पेरिफेरल ऑर्गन, लेकिन वेनस ड्रेनेज तो इस डायरेक्शन में होगी, अ डायरेक्शन फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द हार्ट। सो हमें वेनस ड्रेनेज याद भी ऐसे ही रखनी है कि व्हाट आर द वेन्स इन द हैंड, बिकॉज हैंड इज द मोस्ट पेरिफेरल स्ट्रक्चर इन द अपर लिम्ब। सो इसकी क्या वेनस ड्रेनेज है, फिर यहां से ब्लड ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड ड्रेनेज और इसी डायरेक्शन में हमको ये सारा सिस्टम याद रखना है। तो जो हैंड की छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी वेन्स हैं, ये सारी वेन्स मिलके अल्टीमेटली दो वेन्स बनती हैं जो दो मेजर ब्लड चैनल्स हैं, जो मेजर दो ब्लड पाइपलाइंस हैं। वन इज कॉल्ड cephalic vein and the other one is known as basilic vein. Okay, तो ये देख रहे हैं आप, जो थंब साइड पर है that is the cephalic vein and then dorsum पर जो थंब के ऑपोजिट साइड पर है, लिटिल फिंगर साइड पर है, that is the basilic vein. तो ये दो मेन चैनल्स बनते हैं, ठीक है। तो that's a very important consideration कि आपको पता हो कि there are two major channels. Okay, now second point, the superficial veins run away from the pressure points, therefore they are absent in the palm, fist area. यहाँ पर ये pressure point से इनका दूर रहना जरूरी इसलिए भी है because if anything goes wrong in that pressure, carpal tunnel syndrome है, इस तरह की चीजें हैं, so there will be issues there, right? So they move away, so they're absent in the palm fist area, along the ulnar border of the forearm, supporting border, and back in the arm and trapezius region. So pressure points पे they actually run away from there. This makes the course of the vein spiral from the dorsal to the ventral surface of the limb. यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से veins start हुई और dorsal side पे continue करती रही. It doesn't do in this direction. ये actually move करती हैं. So they start from the dorsum, for example, then move towards this is the ventral side. For example, you see this is the front area. So then veins actually from the back of the hand they merge to make cephalic and basilic veins, which then take a spiral route. देखिए यहाँ से यूं चली गई और ये यहाँ से यूं चली जाती है towards the ventral side. And here you see this is the thumb. Thumb side पर कौन सी वेन थी? cephalic. वो यहाँ से इमर्ज हो रही है. cephalic vein इस डायरेक्शन में जाएगी and basilic vein towards the little finger जो medial side है. So it goes in this direction. दो main channels हैं, basilic and cephalic. Okay, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होने चाहिए. Third point, the pre-axial vein is longer than the post-axial.
In other words, the preaxial vein. Now, what is preaxial? ये एक अक्सर स्टूडेंट ना कंफ्यूज जाते हैं. Preaxial is the other name for cephalic and post-axial is the other name for basilic. अब इन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है cephalic और basilic से. एक्चुअली मेरे हिसाब से इनको थ्रू आउट द टेक्स्ट cephalic और basilic ही रखना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं pre-axial and post-axial. So the pre-axial जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है cephalic is longer than the post-axial. So if you look here, this is cephalic, this is much longer than the basilic vein. Okay, this is a simple thing to remember. इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है. The fourth point is the earlier a vein becomes deep, the better, because the venous return is then assisted by the muscular compression. Basically, जो muscles का upward flow है through the upper limb and then towards the heart, it has to be assisted. Like anywhere else in the body, muscles इसी तरह से करते हैं कि when they contract, they help the venous return. Okay, so the load of preaxial in the cephalic vein is greatly relieved by the more efficient post-axial vein through short-circuiting channel, and these are the median cuboidal veins situated in front of the. So if you look here, एक पाइप इस तरफ जा रहा है, एक पाइप इस तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पाइप आपस में कनेक्टेड नहीं है. इन दोनों पाइप्स के बीच में एक और कनेक्शन है. आप अब इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को कंपेयर करें. दिस पाइप इज cephalic vein, this pipe is basilic vein, और इनके बीच में ये connection जो है, this is the median cuboidal vein. This is to relieve the pressure between the two channels. Okay, so very beautiful plumbing work done in your body. So that is something which is beautifully designed, I always say. The superficial veins are accompanied by cutaneous nerves and superficial lymphatics and not the arteries. Obviously, arteries are deeper structures, but the superficial veins which are moving in the upper limb, they are accompanied by the lymphatics, superficial lymphatics, not the deep one. Deep lymphatics are different, okay? And also by the cutaneous nerves. The superficial lymph nodes lie along the vein and the deep lymph nodes along the arteries, because they are deep lymph node, arteries are deep structures. Superficial veins are best utilized for intravenous injections. Simple. तो ये सारे general points बड़े important थे. Okay. Now let us talk about some individual veins. मैंने आपसे कहा कि ये individual veins हम वक्तन फवक्तन upper limb के various videos में करते रहे हैं, but let's recap about them. So the first venous architecture that we have to talk about is the dorsal venous arch. और ये कहाँ होता है? इसका नाम है dorsal. So it is present on the dorsum of your hand. यानी आपके हाथ के back side पर, palm side पर नहीं, back side पर. So it is present on the back side of your hand. So this is the area. और अक्सर आप में से अगर, I mean, if people are doing exercise, they are muscular, they are skinny, so you can actually see very prominent veins in the dorsum area of your hand. So this is the area where this dorsal venous arch is present. You see, this is the arch. Because it is just like an arch, it is therefore named as an arch. So you see, this is an arch here. So dorsal venous arch is present on the dorsum of your hand. That's the first thing. अच्छा, इसकी afferents हैं, और afferents का मतलब है इसकी तरफ. अगर ये arch है तो इसकी तरफ कौन कौन सी veins आ रही हैं? उनमें हैं 3 dorsal metacarpal veins, a dorsal digital vein from the medial side of the little finger, a dorsal digital vein from the radial side of the index finger. ये one by one अगर आप डायग्राम में देखते जाओगे ना, it will start making sense to you. So first of all, 3 dorsal metacarpal veins. So let's have a look. Where are those 3 dorsal metacarpal veins? पहले तो ये लोकेट करें कि आर्च किधर है. ये आर्च है, दिस इज द आर्च, ये जो आर्च है. ओके, अब इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं? 1, 2 and 3. ये जो 3 मैंने मार्क किए हैं ब्लैक से, these are metacarpal veins. तो ये metacarpal veins इसमें एंटर हो रही हैं. फिर इसमें डिजिटल वेन्स आ रही हैं. देखें, डिजिटल वेन्स लिटिल फिंगर के दोनों साइड से इस तरफ जा रही हैं, थंब से भी वेन्स जा रही हैं, एंड देन इंडेक्स फिंगर की भी रेडियल एस्पेक्ट से. अब वन बाय वन, तो ये वाला हमने देख लिया, 3 dorsal metacarpal vein clear. A dorsal digital vein from the medial side of the little finger. Let's see, where is the little finger? This, where is it? This is the little finger. Okay. अब ये जो little finger है, इस little finger का ये वाला साइड जो है, this is the medial side. तो इस medial side से ये vein यहाँ जा रही है. So that is the very important digital vein जो little finger के medial side से जा रही है. सही है? Radial side of the index finger, that is the next one. So पहला 3 dorsal metacarpal veins, फिर medial side of the little finger. Now the third one is from the radial side of the index finger. Let us see, where is the index finger? This is the index finger. ये इसका radial side है, ये वाली vein यहाँ जा. So these are all the tributaries. These are all called the afferents because ये किसकी तरफ जा रहे हैं? Towards the arch, towards the dorsal venous arch of the hand. Now there are 2 dorsal digital veins from the thumb. देखते हैं,
डायग्राम पे क्लियर है ये बात या नहीं? सो वेयर इज द थंब? हियर वी सी इज द थंब, दैट्स योर थंब. थंब की तरफ से दो डिजिटल वेन्स जा रही हैं टुवर्ड्स द आर्च. तो आर्च में क्या क्या आ रहा है वो आपको बिल्कुल क्लियर अब समझ में आ जानी चाहिए बात. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द palm courses through the veins passing through the margins of the hand and also by the perforating veins passing through the interosseous spaces. ये जुमला भी समझाता हूं मैं आपको. Pressure on the palm during gripping fails to impede the venous return due to the mode of drainage of the palm into the dorsal venous arch. The efferents of the dorsal venous arch are into the cephalic and the basilic. So afferent का मतलब होता है जो किसी चीज की तरफ चीज जाती है, और efferent का मतलब होता है उससे निकल के जो चीज दूर चली जाती है. So for example, here we are talking about this is the dorsal venous arch. ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इसकी तरफ आने वाली afferents की, तो वो अब आपको क्लियर पता है कि this is an afferent. कलर इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है यार. Let me change the color to a little darker color. Let's try this one. So that's one, that's two, that's three. ये तीनों कहलाती हैं dorsal metacarpal veins. फिर little finger के medial side से ये vein जा रही है, फिर index finger के radial side से ये vein जा रही है, और thumb से ये दोनों veins. अच्छा, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती. पाम में से बहुत सारी परफोरेटिंग वेन्स, ये सब पाम की वेन्स हैं, ये भी इंट्रोशियस स्पेसिस से होते हुए आर पार चली जाती हैं और पीछे इनमें ड्रेन करती हैं, और फिर इनसे निकल के ब्लड कहाँ जाता है? सो इफरेंट ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च किधर जाता है? वो जाता है इनटू द सेफेलिक वेन and the basilic vein. So these are all the afferents and these are the efferents of the dorsal venous arch. I hope this is now very much clear, and it must actually be clear because इसके बगैर आपको ना venous drainage समझ में नहीं आएगा. तो basilic vein और cephalic vein. अब cephalic vein की बात करते हैं, which is also called the preaxial vein of the upper limb, and this is the great saphenous vein of the lower limb का counterpart. So that great saphenous vein जो हम lower limb में पढ़ते हैं, उसका upper limb में counterpart है cephalic vein. Okay, right. So कहाँ से शुरू होती है? It begins from, हर वेन के बारे में actually you need to know this कि वो वेन स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कहाँ पर होती है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, उसमें कहाँ कहाँ से ब्लड ड्रेनेज आ रहा है. Okay, so जो cephalic vein है, it begins from the lateral end of the dorsal venous arch. You need to understand the point. So where is the dorsal venous arch, guys? This is the dorsal venous arch, है ना? ये है डॉर्सल वेनस आर्च. इसका लेटरल एंड किधर है? लेटरल एंड ज़ाहिर थंब वाला एंड होता है, ये रहा थंब. सो दिस इज द लेटरल एंड. तो ये लेटरल एंड ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च से शुरू हो रही है. सो इट इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द लेटरल पॉइंट ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च, और फिर ये ऊपर की तरफ चलती है थ्रू द रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, जो कि अंगूठे के ऊपर होता है बैक साइड पे, winds around the lateral border of the distal part of the forearm and then continues upward in front of the elbow and along the lateral border of the bicep brachii. तो अब अगर आप ये वाली डायग्राम देखें, so it is going up and up and up. You see this one that is going like this, and then ultimately it goes towards the axillary vein. अभी हम इसका देखेंगे, एंड वहीं पर होगा. It pierces the deep fascia. It's a superficial vein obviously, but at some point it pierces the deep fascia. और ये point important है याद रखना कि ये कहाँ pierce करता है? At the lower border of the pectoralis major muscle, runs in the deltopectoral groove up to the infraclavicular fascia. This is the deltopectoral groove. यहाँ ये deep fascia में pierce कर रही है. Okay, cephalic vein. At the elbow, the greater part of blood is drained into the basilic vein through the median cuboidal vein and partly also into the deep veins through the perforators. So इस point पर ये अपना काफी सारा blood का जो load है वो इस तरफ shunt कर देता है, और deep vein में भी shunt कर देता है, perforate करता है. अंदर की तरफ deeper perforators मौजूद होते हैं. It is accompanied by lateral cutaneous nerve of the forearm and the terminal part of the radial nerve. These are the nerves जिसके साथ साथ travel करती हैं. An accessory cephalic vein is sometimes present. It ends by joining the cephalic vein near the elbow. So that's the journey of cephalic vein. Begins at the lateral border of the dorsal venous arch, goes upward, is connected with the basilic vein, and then ultimately pierces the deep fascia, goes to the deep veins. Okay, so that's all about it. And then let's talk about the basilic vein. It's a postaxial vein of the upper limb. और ये काउंटर पार्ट है शॉर्ट सेफेनस वेन इन द लोअर लिम्ब का. जैसे cephalic vein was the counterpart of what? It was the counterpart of the great saphenous vein. Basilic vein is the counterpart of the short saphenous vein. It begins on the medial side of the dorsal venous arch. It runs upward along the back of the medial border of the forearm, winds around this border near the elbow, continues up in front of the elbow,
medial epicondyle के सामने से, and then ultimately obviously it pierces the deep fascia also, runs along the medial side of the brachial artery up to the lower border of the teres major where it becomes the axillary vein. So axillary vein के तौर पे कंटिन्यू करती है. teres मसल आपने याद रखना है, that is the landmark, जिसके बाद ये teres major का lower border, it becomes the axillary vein. About 2.5 cm above the medial epicondyle of the humerus, it is joined by the median cubital vein. ये अभी हमने बात की थी. It is accompanied by the posterior branch of the medial cutaneous nerve of the forearm. That's a general practice of a lot of vessels in the body कि जब वो travel करते हैं तो उनके साथ nerves travel करते हैं, lymph node, lymphatic channels वगैरह वगैरह वगैरह. Now the median cubital vein. Medial cubital vein is a large communicating vein. Obviously it's a shunting and communicating vein because it communicates between two major vessels of the body, and those vessels are the cephalic vein and the basilic vein. So इन दो veins के बीच में जो communication channel है, that is known as the median cubital vein. Okay, so if you look here, this is one channel, this is the other channel, and that is the communication channel. Right, clear हो गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. It begins from the cephalic vein, 2.5 centimeter below the bend of the elbow, runs obliquely upward, and then enters into the basilic vein, 2.5 centimeters above the medial epicondyle. It is separated from the brachial artery by the bicipital epineuritis, and this is the one जिसमें से हम blood ले रहे होते हैं, blood collection, phlebotomy. It may receive tributaries from the front of the forearm and is connected to the deep veins as well, perforator. ये general बात है, हर जगह veins में ऐसे ही होता है कि superficial veins are connected with the deep veins of your body. Now median vein of the forearm, that's an important one as well. It begins from the palmar venous network and ends in any of the veins in front of the elbow, mostly in this one. So look at the diagram here. So ये जो दोनों मेन वेन्स हैं अपर लिम्ब की, जिनको हमने नाम दिया था बेसिलिक वेन और सेफलिक वेन, ये दोनों स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम द डॉर्सल वेन्स ऑफ द हैंड. लेकिन ये जो सेंटर में एक वेन आपको नजर आ रही है, दिस वन, ये सेंट्रल वेन पामल जो यहाँ पे वेनस एनास्टोमोसिस है उससे जनरेट होता है. अब पाम में जो कि वेंट्रल सरफेस है हैंड का, यहाँ पे काफी सारा वेनस एनास्टोमोसिस ड्रेन करता है ऑल्सो इनटू द डॉर्सल साइड ऑफ द वेन्स, यानी यहाँ से ये पियर्स करेगा और इंट्रोशियस स्पेसेस के जरिए वेन्स डॉर्सल साइड की तरफ चली जाएंगी फ्रॉम द पाम टू द डॉर्सल साइड. लेकिन दीज वेन्स ऑल्सो गो अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस सेंट्रल वेन इन द फोरआर्म, एंड दिस इज नोन एज द मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म. ये ऊपर जाके, अब यहाँ पे इसके पास तीन ऑप्शन है. दिस central vein, जिसका median vein नाम है, it can either go into the cephalic vein, it can either go into the basilic vein, or it can also go in the median cubital vein. Mostly it enters in the median cubital vein. Okay, so that is known as the median vein of the forearm. It comes from the palm. Okay. Now deep veins start as small venae communes running on each side of the digital veins. These continue proximally as superficial and deep palmar arches. Now we are talking about the deep veins. अब तक हम जो बात कर रहे थे, that was all about the superficial veins. Okay. Now then these course proximally to continue as venae communes of radial and ulnar arteries, which further join to form the brachial veins. जैसे radial ulnar arteries की distribution है, उसी line पर veins की distribution होती है. Now brachial veins lie on each side of the brachial artery. These join the axillary vein at the lower border of the teres major. The axillary vein is then further described obviously in the axilla. It's a deep vein. Okay, आपको यहाँ हम इस वीडियो में obviously हमारा जो major focus है, that is on the superficial vein. Chapter का नाम यही है ना, cutaneous nerve, superficial veins and lymphatics. So I hope this diagram is very much clear to all of you. We need to know how these cephalic and basilic are originated from the dorsal venous arch. How do they ascend and how they are connected by the median cubital vein? What is the median vein of the forearm? And I'm sure this is now very much clear to all of you. Okay. Now let me take you through also some of the clinical notes about the veins. The median cubital vein is the vein of choice for intravenous injection, for taking blood out for laboratory testing. Okay, and also for cardiac catheterization. यानी यहाँ से आप जो है ना, अगर एंटर हो जाएं तो हार्ट तक जा सकते हैं. कैसे? Because it's pretty simple, you know. If you enter into the median cubital vein, obviously you are entering into the cephalic and the basilic vein, which goes deeper into the deep veins, and ultimately you enter into the right atrium. So ये right atrium तक entry का direct रास्ता है. Okay.
और it's a good vein to go through. रीजन उसका ये है, it is pretty much fixed by the perforators and does not slip away. जब आप इसको pierce करते हैं किसी भी needle से, या जब आप वैक्यूटेनर से blood निकाल रहे हैं, या आप कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, तो it's pretty stable vein. वरना बहुत सारी veins का ये है कि आप उसको puncture करते हैं and then they slip away here and there. When the median cubital vein is absent, the basilic vein is preferred over the cephalic vein. It's an important point to remember because the former, yani basilic vein, is a more efficient channel. So basilic vein is the priority. अगर median cubital नहीं मिल रही या नहीं है, ठीक है? Basilic vein runs along the straight path, whereas the cephalic vein turns and it bends. आप डायग्राम में देख भी रहे हैं कि this is the straight path of the basilic vein. It's going pretty straight. जबकि ये यूं जाके, अब अगर आप कोई इसमें कैथेटर वगैरह डाल रहे हैं तो सोचे उसको मुड़ना होगा, and this is much more difficult. Okay, straight road easy है. तो ये सारे important points हैं about the median cubital and catheterization and intravenous injections. Now the cephalic vein frequently communicates with the external jugular vein by means of a small vein which crosses in front of the clavicle. In operations for removal of breast, such as in cancers, the axillary lymph nodes are also removed and sometimes become necessary to remove segment of the axillary vein also. So it's not very much relevant here, but anyways it's written. In case of fracture of clavicle, the rupture of the communicating channel may lead to formation of a large hemorrhage. That's the important point. Okay, sometimes this is cephalic vein is communication with other important structures such as the external jugular. अगर वहाँ पे fracture वगैरह होता है, then it is a point to be considered. Okay. So this is how you see, you put up the injection and this is the median cubital vein जो use हो रही है for the injection, and this is where they are showing कि this is the cephalic vein and this is the external jugular and that is the communicating vein. अब अगर ये यहाँ clavicle में fracture होता है तो सोचें ये जो communicating vein है, this will be ruptured and here will be hematoma. Well, that's an important point. By the way, look at the cool look of this lady. I mean, I like it really. Look at the diagram. I mean, look at the eyes. Look at the facial expressions. Wow. ये मैं पहली बार notice कर रहा हूँ. By the way, I've never had a look at this beautiful lady before in the same way. Anyways, so let's move on. These were the important points about the venous drainage. Now let us talk about some lymphatic stuff. Okay, so lymph nodes and lymphatic drainage in the upper limb. When circulating blood reaches the capillaries, part of the fluid contents passes through them into the surrounding tissue known as the tissue fluid. Most of the tissue fluid re-enters. ये आपको lymphatic vessel का basic concept बता रहे हैं जो कि already आपको पता है. So it goes like this. This is an artery, for example. ये छोटे diameter में convert हो जाएगा, तो now this becomes an arteriole. Arteriole से बहुत सारी capillaries बनेंगी. These are the capillaries. Now this is the veiniole and this is the vein. इस तरह से चलता है ना मामला. So here we have artery and here we have vein. अब यहाँ जो कैपिलरीज में फ्लूइड एक्सचेंज होता है और यहाँ पे सेल्स होंगे ना बहुत सारे, अब ये फ्लूइड जो है बहुत सारी चीजें सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारा मटेरियल यहाँ जमा रहता है, उसमें प्रोटीन भी है और बहुत सारी चीजें हैं. तो यहाँ से कुछ स्पेशल वेसल्स स्टार्ट होती हैं जो इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन हो गया या बाजू का बैक्टीरिया हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं एक्चुअली कहता हूँ कचरा, डेब्री है ये सारा. तो ये सारा डेब्री ले जाने का जो काम है इन पाइपलाइंस का है और इनको हम नाम देते हैं लिम्फैटिक्स. तो ये लिम्फैटिक्स जो है और रास्ते में इनमें बीच में चेक पॉइंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फ नोड, फिर लिम्फैटिक चैनल, फिर लिम्फ नोड. तो ये जो सारा कचरा है ये फिल्टर होते 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 आखिर में ये जो सारा लिम्फैटिक है ये आपकी मेजर वेसल्स यानी वेन्स में एंटर हो जाता है. सो लिम्फैटिक चैनल अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द वेन्स. ओके, इसमें मेरी पूरी जनरल एनाटॉमी की अलग से वीडियो है लिम्फैटिक चैनल की, देख लीजिएगा. सो दैट्स हाउ लिम्फैटिक वेसल्स आर जनरेटेड. दे बिगिन एज लिम्फैटिक कैपिलरीज which drain into larger vessels. So they begin in the tissue, they take up the debris and lymph nodes उसको filter करते हैं and ultimately it enters into larger lymphatic vessels और larger lymphatic vessels जो हैं वो ultimately आपकी veins में enter हो जाती हैं. Okay, and along the course of these lymph vessels there are lymph nodes. Now lymph vessels are difficult to see because they're very small and they have to be stained and there are special techniques to see them. Lymph nodes are small bean-like structures and they are not normally palpable. अगर कोई infection होता है तो ये feel भी होते हैं गुठलियों की तरह, normally नहीं पता चलता. However, they often become enlarged in diseases, particularly in infection, malignancy. Okay, they then become palpable, feel होते हैं and well, these are all very general stuff. Lymph nodes, the main lymph nodes जो upper limb में हैं, they are the axilla में, they're very important. They are composed of three different groups: anterior group of lymph nodes, posterior group of lymph nodes, lateral, central, apical. Okay, मैं 3 में गलत कह गया था. So ये सारे ग्रुप्स हैं
anterior, posterior, lateral, central, apical, 5 groups of lymph nodes in the axilla. और ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज यहाँ ब्रेस्ट भी काफी सारा ड्रेन होता है. सो जो ब्रेस्ट का कैंसर है उन पेशेंट्स में एक्जिला अगर पल्पेट करें तो एक्जिलरी lymph nodes फील होते हैं. सो द इंफ्राक्लेविकुलर नोड्स लाई in or on the clavipectoral fascia along with the cephalic vein. The deltopectoral lymph node, they are present in the deltopectoral. सबकी लोकेशन दी है. मेरी एक काम करो, एक्जिला की वीडियो अलग से बनी हुई है, वो जरूर देखना है यार, क्योंकि वो वीडियो देखोगे ना तो आपको इन सारे लिम्फ नोड्स का आइडिया होगा कि किस तरह ये सारे जो एक्जिलरी लिम्फ नोड्स हैं इनकी अरेंजमेंट है और ये कहां से इनकी तरफ lymphatic drainage आता है. So ये जो axillary lymph nodes है ना, if I show you in the diagram, so if you look here, this is the diagram to show you how the lymphatics are arranged in the upper limb. So you look here, this is the ये जो सारी आपको black lines दिख रही हैं, these are all the superficial lymphatics, and this group of lymph node which is towards the axilla is the axillary lymph node. ठीक है ना. एंड देयर आर अ फ्यू अदर्स, ये सिर्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स नहीं होते, देयर आर सम व्हिच आर प्रेजेंट हियर एंड देयर एज वेल. अभी उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन अपर लिम्फ का जो ज्यादातर लिम्फैटिक्स है वो इन्हीं एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है. ओके, सो the superficial lymphatics are much more numerous than deep lymphatics in the upper limb, and they collect lymph from the skin as well as from the subcutaneous tissue. Most of them ultimately drain into the axillary. So upper limb का जो superficial lymphatics है वो ज़्यादातर axillary lymph node में जाता है, except for a few couple of examples जो exceptions हैं. So for example, there are few vessels from the medial side of the forearm which drain into the superficial cuboidal node. So forearm का जो medial side होगा, so that medial side may drain into the separate group of lymph node which are present in the cuboidal region. Then few vessels from the lateral side also drain separately into lymph nodes which are present in the deltopectoral node. So that's a separate group of lymph. But by and large, I would say more than 90% of the lymph drainage from the upper limb is going into the axillary group of lymph nodes. Okay, now the dense palmar plexus drains mostly into the lymph vessels on the dorsum of the hand, where these continue with the vessels of the forearm. Lymph vessels at the back of the forearm curve around their medial side and lateral surfaces and ascend up to reach the floor of the axilla. Thus, there is a vertical area of lymph shed in the middle of the back of the arm and forearm. So that happens because ये turn कर रहे हैं ना, यहाँ से इस तरह से turn करते हैं. So middle of the arm and forearm is some area जहाँ पे lymphatic drainage उतना efficient नहीं है. ठीक है. So but anyways, and this is not something too difficult to understand. ये lymphatic vessels हैं जो डॉर्सम से स्टार्ट होती हैं, फिर ये टर्न अराउंड होके वेंट्रल साइड पे आ जाती हैं, एंड देन अल्टीमेटली दिस इज द रीजन. ओके, सो दैट इज वेयर दिस इज द डॉर्सल साइड, दैट इज द डॉर्सल साइड, एंड they then turn from here towards the ventral side, and this is the front, this is the ventral location, and ultimately they travel to the axillary lymph node. Pretty straightforward. अच्छा, जो deep lymphatics हैं, they are much less numerous than the superficial lymphatics. They drain structures lying deep to the deep fascia. They run along the main blood vessels of the limb and ultimately also end in the axillary group of lymph nodes. And some of the lymph may pass through the deep lymph node present along the axillary vein as mentioned above. So पूरी स्टोरी ये है lymph node drainage की या lymphatic drainage of the upper limb की कि most of it goes into the axillary lymph node. So that's basically all about it. Okay, but some clinical important stuff. Inflammation of the lymph node we know is known as lymphangitis. ये कोई नई बात नहीं है. अगर lymph node, ये lymphatic vessel है, lymphangitis, और अगर lymph node की inflammation है तो it's lymphadenitis. Okay, obstruction to lymph vessel can result in accumulation of the tissue fluid which is called lymphedema. That's very easy stuff to understand. So for example, if for any reason the lymph node या lymph vessel, suppose ये जो lymph nodes है ना, ये block हो गए किसी भी वजह से, and they are not able to receive and process forward the lymph that they are receiving. Lymph एक एक लिक्विड है ना, अल्टीमेटली इट्स अ ड्रेनेज लिक्विड. तो अगर ये गटर ब्लॉक हो जाएगा, ये लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाएगा, तो लिक्विड आगे मूव नहीं करेगा, वो लिक्विड यहाँ पीछे जमा होगा. सो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी. दिस इज व्हाट इज नोन एज lymphedema. Pain along the medial side of the upper arm is due to pressure on the intercostal nerve. So अगर lymphatics इस एरिया पर नर्व कंप्रेस करेंगे तो उस नर्व के टेरिटरी में there will be pain. Again, that's a simple stuff to understand. You look here at this diagram. So look, this is the normal upper limb. But here you are seeing lymphedema. Now this is huge swell, and perhaps यहाँ पे जो lymph nodes हैं, now let me put up a artificial scenario to you कि यहाँ पे जो lymph nodes हैं, they are blocked, for example, for any reason. That reason can be infection.
that reason can be even malignant cells, so tumor cells for example. और ये जो tumor cells हैं ये इसको block कर सकते हैं, and this tumor may come from the breast because breast region is drained into the axillary lymph nodes. ठीक है, so tumor area यहाँ पे आके इसको block करेगा, और इसको block करने के बाद जब ये block हो जाएगा तो यहाँ से जो lymph drain होना था, जो process होना था इन lymph nodes से, वो process नहीं होगा, तो ये रास्ता बहरहाल block हो गया, सारा lymph पीछे जमा होगा, and you have a swollen upper limb. So that is lymphedema. Okay, so that was all about this chapter. एक दो cases थे वो मैं discuss करना चाह रहा हूँ. There is a patient who came dehydrated with a history of diarrhea and vomiting, and he needed intravenous fluids. Which vein is the most likely one? You know, the median cubital vein. And how does one make the vein prominent? By यहाँ एक डायग्राम थी बड़ी अच्छी सी कि आप एक टॉर्निकेट लगा देंगे ऊपर इस वेन से ऊपर, and you ask the patient to clench the fist a couple of times, and this vein becomes very very prominent then. That's the way we do it in the clinics. Okay, so this case is pretty easy to solve. Median cubital vein is the one, and then it is made prominent by tying a tourniquet above the median cubital vein. The second case, a female patient, 60 years, felt 2 nodular swellings in the axilla. Swellings in the axilla is not good because it is in large lymph node. What parts of the body have to be examined? So ये आपको पता होना चाहिए कि इन lymph nodes में कहाँ से lymph आ रहा है, and then what is the probable diagnosis of these swellings. So the parts of the body examined are the both mammary gland, क्योंकि कहीं tumor वगैरह ना हो, and these are the areas which drain into the axillary lymph node. Okay, axilla of both sides for more palpable lymph nodes, supraclavicular and infraclavicular lymph nodes as well, क्योंकि कहीं अगर abdomen से कोई tumor जा रहा है, and these lymph nodes communicate with each other. On examination of right breast, there was a firm mass which she did not feel, so perhaps it's a breast cancer going into the axillary lymph node. Okay, since there was firm painless mass in the upper lateral quadrant of a right breast, the diagnosis would be more because of metastasis rather than primary tumor. That's too much more than what they actually want to check in this case. They want to see कि आपको axillary lymph node की territorial supply पता है या नहीं, कहाँ से lymph drain होता है axillary lymph nodes में. So pretty interesting chapter. Okay, I hope you liked the video. If you did, please share the video with your colleagues, and आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा.